कक्षा 10वीं दूसरी इकाई, इसका तीसरा पाठ है श्रम साधना। इसके लेखक है श्री कृष्णदास जाजू। इनका परिचय बता देती हूँ। आपका जन्म 1882 में अकासर राजस्थान में हुआ। मृत्यु 1955 में जयपुर राजस्थान प्रांत में हुआ था। कृष्णदास जी 1920 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और देश सेवा के कार्य में जुट गए। आपको लोग सम्मान स्वरूप तपोधन कहते हैं। आपकी प्रमुख कृतियां स्वराज्य प्राप्ति में सुधारक, मीराबाई, जीवन का तात्विक अधिष्ठान आदि है। इसके अतिरिक्त अनेक पुस्तकों के संपादन में आपका सराहनीय योगदान रहा है। श्रम साधना इस पाठ में लेखक ने वैचारिक निबंध की जानकारी दी है। इस निबंध में लेखक ने मानवीय जीवन, संपत्ति के स्वामित्व, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं, शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम आदि का विवेचन किया है। लेखक ने यहाँ श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए आर्थिक सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया है। अब प्रारंभ में एक एक अनुच्छेद पढ़ती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्षों तक चलती रही। उस लंबे अरसे में विद्वान, तत्ववेत्ता और साधु संतों के रहते हुए भी वह चलती रही। गुलाम लोग खुद भी मानते थे कि वह प्रथा उनके हित में है। फिर मनुष्य का विवेक जागृत हुआ। अपने जैसे ही हाड़ मांस और दुख की भावना रखने वालों को एक दूसरा बलवान मनुष्य गुलामी में जकड़ रखे। क्या यह बात न्यायोचित है? यह प्रश्न सामने आया। इसको हल करने के लिए आपस में युद्ध भी हुए। अंत में गुलामी की प्रथा मिट कर रही। इसी प्रकार राजाओं की संस्था की बात है। जग भर में हजारों वर्षों तक व्यक्तियों का, बादशाहों का राज्य चला, पर अंत में क्या किसी एक व्यक्ति को हजारों आदमियों को अपनी हुकूमत में रखने का अधिकार है? यह प्रश्न खड़ा हुआ। उसे हल करने के लिए अनेक घनघोर युद्ध हुए और सदियों तक कहीं न कहीं झगड़ा चलता रहा। असंख्य लोगों को यातनाएं सहन करनी पड़ी। अंत में राज प्रथा मिट कर रही और राज सत्ता प्रजा के हाथ में आई। हजारों वर्षों तक चलती हुई मान्यताएं छोड़ देनी पड़ी। ऐसी ही कुछ बातें संपत्ति के स्वामित्व के बारे में भी है। गुलामी, पराधीनता, तत्ववेत्ता यानी तत्वज्ञ, प्रथा यानी रिवाज, हित यानी कल्याण, हुकूमत यानी शासन, घनघोर यानी बहुत घना। अब हम अर्थ देखेंगे। हजारों वर्षों तक गुलामी की प्रथा चली। संसार में विद्वान, तत्वज्ञ, साधु संतों के रहते हुए भी यह प्रथा चलती रही। बलवान मनुष्य कमजोर आदमी को गुलाम बनाता है। इस प्रथा को हल करने के लिए युद्ध भी हुए। अंत में गुलामी की प्रथा मिट गई। इस प्रकार राजाओं की प्रथा शुरू हुई। जगत भर में हजारों वर्षों तक राजाओं का राज्य चला, पर अंत में इस प्रथा को हल करने के लिए युद्ध हुए। असंख्य लोगों को यातनाएं सहन करनी पड़ी। अंत में राज प्रथा मिट गई। राज सत्ता प्रजा के हाथ में आई। संपत्ति के स्वामित्व और उसके अधिकार की बात जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि संपत्ति किसे कहते हैं और वह बनती कैसे है। आमतौर से माना जाता है कि रुपया, नोट या सोना चांदी का सिक्का ही संपत्ति है, लेकिन यह ख्याल गलत है, क्योंकि ये तो संपत्ति के माप तोल के साधन मात्र है। संपत्ति तो वे ही चीजें हो सकती है जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के उपयोग में आती है। उनमें से कुछ ऐसी है जिनके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, एवं कुछ सुख सुविधा और आराम के लिए होती है। अन्न, वस्त्र और मकान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना उसकी गुजर बसर नहीं हो सकती। इनके अलावा दूसरी अनेक चीजें हैं जिनके बिना मनुष्य रह सकता है। यहाँ लेखक ने हमें संपत्ति किसे कहते हैं और वह बनती कैसे है ये बातें समझाना चाहते हैं। आमतौर से रुपया, नोट, सोना, चांदी का सिक्का ही संपत्ति है।
मानते हैं, लेकिन यह गलत है क्योंकि ये तो संपत्ति के माप तौल के साधन मात्र है। संपत्ति तो वही चीजें हो सकती है जो मनुष्य के उपयोग में आती है। उनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उदाहरणार्थ अन्न, वस्त्र, मकान। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बिना मनुष्य जिंदा रह सकता है। उदाहरणार्थ आभूषण, फर्नीचर आदि। प्रश्न उठता है कि संपत्ति रूपी ये सब चीजें बनती कैसे है। सृष्टि में जो नानाविध द्रव्य तथा प्राकृतिक साधन है उनको लेकर मनुष्य शरीर श्रम करता है, तब यह काम की चीजें बनती है। अतः संपत्ति के मुख्य साधन दो है, सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम। यंत्र से कुछ चीजें बनती दिखती है, पर वे यंत्र भी शरीर श्रम से बनते हैं और उनको चलाने में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शरीर श्रम की आवश्यकता होती है। केवल बौद्धिक श्रम से कोई उपयोग की चीज नहीं बन सकती, अर्थात बिना शरीर श्रम के संपत्ति का निर्माण नहीं हो सकता। लेखक ने यहाँ संपत्ति के दो मुख्य साधन बताए हैं, एक सृष्टि के द्रव्य और दो मनुष्य का शरीर श्रम। यंत्र की निर्मिति मनुष्य अपने शरीर से करता है। यंत्र चलाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शरीर श्रम की आवश्यकता होती है। केवल बौद्धिक श्रम से कोई चीज नहीं बनती। संपत्ति के स्वामित्व में शरीर श्रम करने वालों का क्या स्थान है। जो प्रत्यक्ष शरीर श्रम के काम करते हैं उन्हें तो गरीबी या कष्ट में ही अपना जीवन बिताना पड़ता है और उन्हीं के द्वारा उत्पादित संपत्ति दूसरे थोड़े से हाथों में ही इकट्ठी होती रहती है। श्रमजीवियों की बनाई हुई चीजें व्यापारियों या दूसरों के हाथों में जाकर उनके लेन देन से कुछ लोग मालदार बन जाते हैं। वर्ष भर मेहनत कर किसान अन्न पैदा करता है, लेकिन बहुत दफा तो उसकी खुद की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती, पर वही अनाज व्यापारियों के पास जाकर उनको धनवान बनाता है। संपत्ति बनाते ही मजदूर और धन इकट्ठा होता है उनके पास, जो केवल व्यवस्था करते हैं, मजदूरी नहीं करते। उत्पादित यानी उत्पन्न किया हुआ, श्रमजीवी यानी शारीरिक मेहनत के द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला। लेखक ने बताया है कि शरीर श्रम करने वाला किसान गरीबी या कष्ट में ही जीवन बिताता है। श्रमजीवियों की बनाई हुई चीजें व्यापारियों के हाथों में जाकर उनके लेन देन से वे मालदार या अमीर बन जाते हैं। संपत्ति बनाते ही मजदूर और धन इकट्ठा होता है, जो केवल व्यवस्था करते हैं। जीवन निर्वाह या धन कमाने के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं। इनके मोटे तौर पर दो वर्ग किए जा सकते हैं। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें शरीर श्रम आवश्यक है और कुछ ऐसे हैं जो बुद्धि के बल पर चलाए जाते हैं। पहले प्रकार के व्यवसाय को हम श्रमजीवियों के व्यवसाय कहे और दूसरों को बुद्धिजीवियों के। राजकाज चलाने वाले मंत्री आदि तथा राज के कर्मचारी ऊंचे ऊंचे पद से लेकर नीचे के क्लर्क तक, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी आदि ऐसे हैं जो अपना भरण पोषण बौद्धिक काम से करते हैं। शरीर श्रम से अपना निर्वाह करने वाले हैं किसान, मजदूर, बढ़ई, राज, लुहार आदि। समाज के व्यवहार के लिए इन बुद्धिजीवियों और श्रमजीवियों दोनों प्रकार के लोगों की जरूरत है, पर सामाजिक दृष्टि से इन दोनों के व्यवसाय के मूल्यों में बहुत फर्क है। अब शब्दार्थ देखेंगे। निर्वाह यानी गुजारा, बढ़ई यानी सोनार, लुहार यानी लोहार। अर्थ देखते हैं। धन कमाने के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं। इनमें दो वर्ग है, एक श्रमजीवियों के व्यवसाय और दो बुद्धिजीवियों के व्यवसाय। शरीर श्रम से अपना निर्वाह करने वाले किसान, मजदूर, बढ़ई, राज, लोहार आदि है। बुद्धिजीवियों के व्यवसाय में राज के कर्मचारी ऊंचे ऊंचे पद से लेकर नीचे से क्लर्क तक, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी आदि है।
समाज के व्यवहार के लिए इन दोनों प्रकार के लोगों की जरूरत है। बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित है। ऐसा होते हुए भी दुर्भाग्य यह है कि श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं और उनको अपना जीवन प्रायः कष्ट में ही बिताना पड़ता है। व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र ने यह नियम बताया है कि खरीद सस्ती से सस्ती हो और बिक्री महंगी से महंगी। मुनाफे की कोई मर्यादा नहीं। जो कारखाना मजदूरों के शरीर श्रम के बिना चल ही नहीं सकता, उसके मजदूर को 1500 मासिक से अधिक भले ही न मिले, पर व्यवस्थापक को और पूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। अर्थ देखते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि श्रमजीवियों की आमदनी कम है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं है, उनको अपना जीवन कष्ट में ही बिताना पड़ता है। अर्थशास्त्र ने यह नियम बताया है कि खरीद सस्ती से सस्ती हो और बिक्री महंगी से महंगी। असल में कारखानों में मजदूर लोग शरीर श्रम करते हैं, उन्हें मासिक वेतन 1500 रुपये मिलते हैं, लेकिन व्यवस्थापकों और पूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों रुपए मिलते हैं। अब ये पाठ आगे पढ़ती हूँ। मनुष्य समाज में रहने से अर्थात समाज की कृपा से ही व्यवहार चलाने लायक बनता है। बालक प्राथमिक शाला से लेकर देश विदेश के ऊंचे से ऊंचे महाविद्यालयों में सीखकर जो योग्यता प्राप्त करता है, वे शिक्षालय या तो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जिनका खर्च आम जनता से टैक्स के रूप में वसूल किए हुए पैसे से चलता है, या दानी लोगों की कृपा से। जो कुछ पढ़ने की फीस दी जाती है वह तो खर्च के हिसाब से नगण्य है। उसको समाज का अधिक कृतज्ञ रहना चाहिए कि उस पैसे के बल पर वह विद्या पढ़कर योग्यता प्राप्त कर सका। इस सारी शिक्षा में जो कुछ ज्ञान मिलता है वह भी हजारों वर्षों तक अनेक तपस्वियों ने मेहनत करके जो कण कण संग्रहित कर रखा है उसी के बल पर मिलता है। व्यापारी और उद्योगपति भी व्यापार की कला विद्यालयों से, अपने साथियों से एवं समाज से प्राप्त करते हैं। नगण्य, सामान्य, कृतज्ञ यानी उपकार मानने वाला। बालक प्राथमिक शाला से लेकर देश विदेश के महाविद्यालयों में सीखकर जो योग्यता प्राप्त करता है वे विद्यालय सरकार द्वारा चलाए जाते हैं या दानी लोगों द्वारा विद्यालय चलाए जाते हैं। उसको समाज का कृतज्ञ रहना चाहिए। विद्यालय में जो ज्ञान मिलता है वह भी हजारों वर्षों तक अनेक तपस्वियों ने मेहनत करके एक एक कण संग्रहित कर रखा है। व्यापारी और उद्योगपति भी व्यापार की कला विद्यालय से, अपने साथियों से एवं समाज से प्राप्त करते हैं। जब अपनी योग्यता प्राप्त करने में हमारा खुद का हिस्सा अल्पतम है और समाज की कृपा का अंश अत्यधिक, तो हमें जो योग्यता प्राप्त हुई है उसका उपयोग समाज को अधिक से अधिक देना और उसके बदले में समाज से कम लेना, यही न्याय तथा हमारा कर्तव्य माना जा सकता है। चल रहा है कुछ उल्टा ही। व्यक्ति समाज को कम से कम देने की इच्छा रखता है, समाज से अधिक लेने का प्रयत्न करता है। कुछ भी न देना पड़े तो उसे रंज नहीं होता। अब हम स्पष्टीकरण देखते हैं। जब अपनी योग्यता प्राप्त करने में हमारा खुद का हिस्सा अल्प है और समाज का हिस्सा अत्यधिक है, इसलिए हमें जो योग्यता प्राप्त हुई है उसका उपयोग समाज के लिए अधिक करना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। लेकिन सब उल्टा ही चल रहा है। व्यक्ति समाज को कम से कम देने की इच्छा रखता है, समाज से अधिक लेने का प्रयत्न करता है। यह गंभीर बुनियादी सवाल है कि क्या बुद्धि का उपयोग विषम व्यवस्था को कायम रखकर पैसे कमाने के लिए करना उचित है? यह तो साफ दिखता है कि आर्थिक विषमता का एक मुख्य कारण बुद्धि का ऐसा उपयोग ही है। शोषण भी प्रायः उसी से होता है। समाज में जो आर्थिक और सामाजिक विषमताएं चल रही है और जिससे शोषण, अशांति होती है,
उसे मिटाने के लिए जगत में अनेक योजनाएं अब तक सामने आई और इनमें कुछ पर अमल भी हो रहा है। अहिंसा द्वारा यह जटिल प्रश्न हल करना हो तो गांधी जी ने इस आशय का सूत्र बताया। पेट भरने के लिए हाथ पैर और ज्ञान प्राप्त करने, ज्ञान देने के लिए बुद्धि। ऐसी व्यवस्था हो कि हर एक को 4 घंटे शरीर श्रम करना पड़े और 4 घंटे बौद्धिक काम करने का मौका मिले और 4 घंटों के शरीर श्रम से इतना मिल जाए कि उसका निर्वाह चल सके। रंज यानी शोक, दुःख, बुनियाद यानी आरंभिक, विषमता यानी असमानता, शोषण यानी अनुचित लाभ। अब अर्थ देखते हैं। आर्थिक विषमता का मुख्य कारण बुद्धि का उपयोग है। समाज में जो आर्थिक और सामाजिक विषमताएं चल रही है और जिससे शोषण, अशांति होती है, उसे मिटाने के लिए जगत में अनेक योजनाएं अब तक सामने आई और इनमें कुछ अमल भी हो रहा है। अहिंसा द्वारा यह जटिल प्रश्न हल करना हो तो गांधी जी ने सूत्र बताया। पेट भरने के लिए हाथ पैर और ज्ञान प्राप्त करने और देने के लिए बुद्धि। ऐसी व्यवस्था हो कि हर एक को 4 घंटे शरीर श्रम करना पड़े और 4 घंटे बौद्धिक काम करने का मौका मिले और 4 घंटों के शरीर श्रम से इतना मिल जाए कि उसका निर्वाह चल सके।